हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलाम का नियम स्टडी किया था, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है बच्चों। तो सदिश निरूपण का अर्थ क्या है? तो बच्चों, जब आपने कूलाम का नियम पढ़ा था तो आपने बोला था कि दो चार्ज यदि किसी दूरी पर रखे हैं, है ना, तो उनके मध्य में जो कूलाम बल कार्य करता है उसका मान क्या होता है। तो आपने आंसर दिया था K गुणा Q1 गुणा Q2 और बट्टे में क्या लिखा था R², है ना। और ये वाला जो फार्मूला था जो आपने कूलाम के नियम से लिखा था, यह आपको केवल बल के परिमाण के बारे में जानकारी देता है, यानी केवल और केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है ना। कूलाम के नियम वाला यदि आप सूत्र देखोगे तो उसमें आपको कूलाम बल की दिशा का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो बच्चों, सदिश निरूपण का अभिप्राय यह है कि हम लोग कूलाम बल के लिए एक ऐसा फार्मूला डेवलप करें, एक ऐसा फार्मूला लिखें जिससे हमें मैग्नीट्यूड का इन्फॉर्मेशन तो मिले ही मिले, इसके साथ हमें डायरेक्शन का इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। यदि आप ऐसा फार्मूला लिख देते हो तो हम बोलेंगे कि हमने कूलाम बल को सदिश रूप में लिख लिया है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड भी पता लग रहा है और हमें डायरेक्शन भी पता लग रही है। और कूलाम बल को यदि आप सदिश रूप में लिख लेते हो तो इसका मतलब आपने कूलाम नियम का सदिश निरूपण कर दिया। अब प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि भौतिकी में यदि आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है ना, और आपको यदि उसका डायरेक्शन बताना है तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं किसकी? यूनिट वेक्टर की, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एकांक सदिश। चलो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। देखिएगा, मैंने एक रेफरेंस फ्रेम बनाया है ना। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, जिसको आप क्या बोलते हो बच्चों? एक्स एक्सिस। ये आपका वर्टिकल एक्सिस होता है, इसको आप वाई बोलते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं कोई दो पॉइंट ले रहा हूँ, एक तो ले लिया बच्चों मैंने ए और दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ बी। ए पर मैं कोई चार्ज रख देता हूँ, बोलो बच्चों क्या? Q1। और बी पर मैं दूसरा कोई चार्ज रख देता हूँ Q2, ठीक है बच्चों। और दोनों के बीच का जो दूरी है वो मैं क्या लिख देता हूँ? R, ठीक है बच्चों। अब आपसे मैं यह पूछता हूँ कि Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज जो बल लगाएगा उसका मान क्या होगा? यानी आपसे पूछा गया है बच्चों, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। आप इस सिंबल को रीड करना भी सीखें, है ना। F का मतलब क्या है बच्चों? F का मतलब है फोर्स। F का मतलब क्या है? फोर्स, है ना। पहला अक्षर क्या है? 2। इसका मतलब किस पर है? ऑन चार्ज Q2, ऑन चार्ज Q2। दूसरा अक्षर क्या है? 1। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये क्या है? ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q1, ठीक है। तो बच्चों, ये क्या है? फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज, यानी Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया कूलाम बल। तो बच्चों, Q2 पर यह चार्ज Q1 कितना बल लगाएगा? तो इसका आंसर है कूलाम के नियम से। बोलो क्या लिखोगे आप? K। क्या लिखोगे? दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, तो Q1, और दूसरा चार्ज आपका क्या है बच्चों? Q2। और बट्टे में क्या लिखोगे? दोनों चार्ज का जो दूरी होता है उसका क्या करना होता है? स्क्वायर। ये आपका फोर्स आ गया। अब देखो बच्चों, यह जो आपने कूलाम बल का मान लिखा है ना, ये आपने कूलाम के नियम से लिखा है। और यहाँ केवल और केवल आपको बल के परिमाण का जानकारी हो रहा है ना। केवल आपको यह पता लग रहा है कि Q1 चार्ज के द्वारा Q2 चार्ज पर कितने मान का बल लगाया जा रहा है, लेकिन दिशा का पता नहीं लग रहा। अब यदि आप इसको इस प्रकार से लिख दो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन का भी पता लगने लग जाए, तब आप बोलोगे आपने इसको किस रूप में लिख दिया? सदिश रूप में। तो बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना, कि आपका जो कूलाम बल होता है वो केंद्रीय बल होता है, 1 नंबर बात। और केंद्रीय बल का मतलब है कि
ये दोनों चार्ज आपस में बल लगाएंगे, लेकिन ये वाले जो बल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेंगे, यानी दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेंगे। दूसरी बात, दोनों सजातीय आवेश हैं तो बल कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण का लगेगा। इसका मतलब Q1 Q2 पर जो कूलाम बल लगाएगा वो कहाँ लगेगा? प्लस x दिशा में। कहाँ लगेगा बच्चों? प्लस x दिशा में। और प्लस x दिशा को जिस यूनिट वेक्टर से लिखा जाता है वो आपका होता है i कैप। और यहाँ यदि डायरेक्शन आ गया तो आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो फोर्स जो आपने लिखा हुआ है उसके ऊपर आप वेक्टर का साइन लगा दोगे, तो बच्चों वेक्टर F21 बराबर K Q1 Q2 और बट्टे में क्या लिखा? R² और यहाँ क्या लिख दिया? I कैप। इसको हम बोलते हैं कि ये कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। क्या है ये? कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। क्योंकि यहाँ से आपको कूलाम बल का मैग्नीट्यूड भी पता लगेगा। यदि आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो फाइनली आएगा K Q1 Q2 बट्टे में R²। और आपको दिशा का भी बोध हो रहा है, आपको पता लग रहा है कि ये वाला जो बल है ना, वो I कैप के दिशा में लगेगा। कहाँ लगेगा? I कैप के दिशा में लगेगा। इसी प्रकार यदि आपको यह निकालना है, इसका मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ओके, तो भैया कूलाम के नियम से आप लिखोगे K गुणा पहला चार्ज गुणा दूसरा चार्ज, है ना, बट्टे में दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर, तो दूरी r है तो इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो बच्चों, यह वाला जो Q2 चार्ज है इस वाले Q1 चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा और यह वाला बल इस वाली दिशा में लगेगा, यानी पॉइंट A पर जो मैंने एरो दिखाया है वो किसको बताता है? तो आंसर है ये फोर्स वेक्टर को बताता है। तो ये वाला बल कहाँ लग रहा है बताओ? ये वाला बल कहाँ लग रहा है? I कैप में या माइनस I कैप में? माइनस I कैप में। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे? माइनस I कैप। अब आप लोग देखो, यह वाला फार्मूला देखकर आप आसानी से बता सकते हो कि Q2 पर बल लगेगा I कैप की दिशा में, है ना, और Q1 पर बल लगेगा माइनस I कैप की दिशा में। तो दिशा सहित, है ना, कूलाम बल के सूत्र को लिखना ही क्या कहलाता है? कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, ये तो तब हुआ जब दोनों चार्ज हॉरिजॉन्टल में रखे हो, तब तो चलो I कैप और माइनस I कैप में लग जाएगा। लेकिन मान लीजिए दोनों चार्ज ऐसे रखे हुए हैं, यहाँ रखा हुआ है आपका पहला चार्ज और यहाँ रखा हुआ है आपका दूसरा चार्ज, है ना, तब तो Q2 पर बल लगेगा देखो इस वाली दिशा में, Q1 पर बल लगेगा देखो इस वाली दिशा में। तब आप इसे I कैप या फिर J कैप या फिर K कैप के डायरेक्शन में नहीं लिख सकते। तब इनको कैसे लिखा जाए, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो आपका हेडिंग आज का है कूलाम नियम का सदिश निरूपण। क्या है बच्चों? कूलाम नियम का सदिश निरूपण। देखिएगा बच्चों क्या है ये। तो देखिए, मैं एक रेफरेंस फ्रेम बना लेता हूँ, निर्देश तंत्र बना लेता हूँ। ये आपका है निर्देश तंत्र, ठीक है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है ना, ये आपका प्लस x होता है और ये आपका प्लस y होता है, ठीक है। इसमें देखो बच्चों दो चार्ज रखे हुए हैं किसी डिस्टेंस पे, है ना। यहाँ क्या रखा हुआ है? यहाँ रखा हुआ है बच्चों चार्ज Q1। यहाँ क्या रखा हुआ है बच्चों? यहाँ रखा हुआ है चार्ज Q1। यहाँ क्या रखा हुआ है बच्चों? यहाँ रखा हुआ है चार्ज Q2। क्या रखा हुआ है यहाँ पे? चार्ज Q2, ठीक है। अब देखो, जो आपका चार्ज Q1 है, इसका जो स्थिति सदिश है, जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका ये वाला होगा, ये वाला होगा। इसको मैंने बोल दिया बच्चों वेक्टर R1, ठीक है। और चार्ज Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये वाला होगा, इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों? वेक्टर R2। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों मैं आपसे पूछूं कि बताओ वेक्टर R1 क्या है, तो आप क्या बोलोगे? वेक्टर R1 क्या है? मूल बिंदु O के
सापेक्ष चार्ज Q1 का स्थिति सदिश है ना, पोजीशन वेक्टर, ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ लेते हैं, ठीक है। और वेक्टर R2 क्या है, तो इसका आंसर है मूल बिंदु O के सापेक्ष चार्ज Q2 का स्थिति सदिश। ओके, अब देखो बच्चों, हम लोगों को क्या निकालना है, मैं यहां लिख देता हूं। हम लोगों को सबसे पहले निकालना है ये, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q1 के द्वारा Q2 पर लगाए जाने वाले कूलाम बल का मान हमें ज्ञात करना है ना। इसके लिए बच्चों, इसके लिए एक और पोजीशन वेक्टर हमें डिफाइन करना होगा, और वो वाला पोजीशन वेक्टर मैं ये वाला डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बोलूँगा R21। क्या बोलूँगा? R21। अब सुनो, R21 क्या है? R21 क्या है बच्चों? R होता है पोजीशन वेक्टर, है ना। पहले क्या लिखा हुआ है? 2। इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर किसका है? तो आंसर है चार्ज Q2 का है ना। बाद में क्या लिखा हुआ है? 1, यानी ये किसके सापेक्ष है? Q1 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है? Q1 के सापेक्ष। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? ये है चार्ज Q1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष चार्ज Q2 का स्थिति सदिश। चार्ज Q1 के सापेक्ष चार्ज Q2 का स्थिति सदिश। चलो अब ये फोर्स लिख लेते हैं। क्या आएगा बोलो? K पहला चार्ज गुणा में क्या आएगा? दूसरा चार्ज बट्टा में दोनों के बीच का दूरी, और दोनों के बीच का जो दूरी है, दोनों के बीच का जो दूरी है वो ये वाला है, देखो ये वाला है ना। मोड ऑफ वेक्टर R21, मोड ऑफ वेक्टर R21, वेक्टर R21, वेक्टर R21 ये वाला एरो है, और मोड का मतलब इसका लेंथ, और इसका लेंथ क्या है? दोनों के बीच का दूरी, और इसका आपको क्या करना होता है? स्क्वायर। ओके, अब देखो बच्चों, यदि इसको हम सदिश रूप में लिखें तो यहाँ हमें क्या लिखना होगा? यूनिट वेक्टर। और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो देखो ये वाला होगा, इसका जो यूनिट वेक्टर है ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपका R21 कैप क्या है, R21 कैप क्या है। तो बच्चों ये वेक्टर R21 का यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो आपका आंसर होगा वेक्टर R21 की दिशा में, वेक्टर R21 की दिशा में, ठीक है। और Q2 पर Q1 के द्वारा जो कूलाम बल लगाया जाएगा, क्योंकि कूलाम बल केंद्रीय बल है, और केंद्रीय बल है तो आपको पता है यह इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अलोंग लगेगा। तो Q2 पर जो कूलाम बल लगेगा उसकी दो संभावनाएं हैं, या तो यह बल लगे, या तो यह बल लगे R21 की दिशा में, है ना, यानी Q1 से Q2 की ओर, या लगे वेक्टर R21 की विपरीत दिशा में, यानी
Q2 से Q1 की ओर। सजातीय आवेश है, प्रतिकर्षण होगा तो कूलाम बल लगेगा इस दिशा में, और ये वाला जो दिशा है वो इस वेक्टर का दिशा है। इसका मतलब F21 का दिशा और वेक्टर R21 का दिशा सेम है। वेक्टर R21 का दिशा बताने के लिए जो एकांक सदिश काम में लेंगे वो ये वाला होगा। इसका मतलब इस बल का दिशा बताने के लिए जो एकांक सदिश लेंगे वो भी यह वाला होगा। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, R21 कैप। क्या लिख दिया, R21 कैप। तो बच्चों ये कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हो गया, है ना। इससे आपको दिशा का पता लग रहा है कि F21 का डायरेक्शन क्या होगा, तो आंसर है R21 कैप की दिशा में। कहाँ होगा, R21 कैप की दिशा में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम लोग निकालते हैं, देखो क्या निकालें भाई, हम लोग निकालते हैं ये चीज निकालते हैं, ये चीज निकालते हैं, है ना। ये क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, है ना। तो बच्चों Q1 पे बल चाहिए, तो देखिए मैं एक और पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ, है ना। ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ये Q2 से निकला है ना, और कहाँ पूरा होता है, Q1 पर। तो इसको बोलेंगे वेक्टर R12। क्या बोलेंगे, वेक्टर R12। फिर बता देता हूँ यहाँ वेक्टर R12 क्या है। R का मतलब पोजीशन वेक्टर, पहले क्या लिखा हुआ है 1, इसका मतलब चार्ज Q1 का है। बाद में क्या लिखा हुआ है 2, इसका मतलब चार्ज Q2 के सापेक्ष है। तो वेक्टर R12 क्या है, वेक्टर R12 क्या है, तो मैं लिख रहा हूँ कि यह चार्ज Q2 के सापेक्ष, चार्ज Q1 का स्थिति सदिश है। चार्ज Q1 का स्थिति सदिश है। चलो ये लिखते हैं, है ना, कि Q2 जो है वो Q1 पर कितना बल लगाएगा, तो लिखोगे K गुणा पहला चार्ज गुणा दूसरा चार्ज, है ना, दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। ये लो बच्चों 1 2 है तो 1 2 के फॉर्मेट में लिख दिया, है ना। ये वाला जो वेक्टर है बच्चों, ये वाला जो वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, ये दोनों चार्ज यानी Q1 और Q2 के बीच का जो दूरी होता है उसके बराबर है। तो मोड ऑफ वेक्टर R12 दोनों के बीच का दूरी हो गया और आपने इसका क्या कर दिया, वर्ग। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ यूनिट वेक्टर लिखना होगा। अब एक बात बताओ कि Q1 पर Q2 जो बल लगाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। कूलाम बल केंद्रीय बल है, दो ही चांस है, या तो लगेगा Q1 से Q2 की ओर या फिर लगेगा Q2 से Q1 की ओर। सजातीय है, प्रतिकर्षण होगा, तो ये बल लगेगा Q2 से Q1 की ओर। Q2 से Q1 की ओर का मतलब है R12 की दिशा में, R12 की दिशा में, और R12 की दिशा में लगेगा तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, R12 कैप। क्या लिखेंगे, R12 कैप। और इसको मैं क्या बोल देता हूँ, 2 नंबर। क्या बोल देता हूँ, 2 नंबर। तो बच्चों 1 नंबर, है ना, 1 नंबर और जो आपका 2 नंबर समीकरण है वो क्या है, वो आपका है कूलाम नियम का सदिश निरूपण। क्या है बच्चों, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। ये चीज है कूलाम नियम का सदिश निरूपण। अब यहाँ एक चीज देखो, बच्चों, यहाँ जो ये वेक्टर R21 लिखा हुआ है ना, वेक्टर R21 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो आंसर है इसका मतलब है वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। क्यों भाई, देखिए ये आपका है वेक्टर R1, ये आपका है वेक्टर R1, ठीक है, और ये आपका है वेक्टर
R21। ठीक है, ये दोनों एक क्रम वाले वेक्टर हैं, है ना। वेक्टर R1 ये वाला है, वेक्टर R21 ये वाला है, एक क्रम वाले हैं। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है? एक क्रम वाले जो सदिश है उनका योग किसके बराबर होता है? विपरीत क्रम वाले के बराबर होता है। और जो वेक्टर R2 है इन दोनों के विपरीत क्रम में है, तो विपरीत क्रम वाले के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा वेक्टर R2। और यहाँ से वेक्टर R21 का मान निकालोगे तो ये क्या आएगा? R2 माइनस R1। ठीक है, ठीक ऐसे ही वेक्टर R12 किसके बराबर है? तो आंसर है ये आपका बराबर है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। वही देखिए, वेक्टर R12 ये वाला है, R12 ये वाला है, और R2 देखो ये वाला है। ये दोनों एक क्रम में हो गए, तो क्या लिखोगे आप? वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R12 एक क्रम के हैं ये वेक्टर R21 और ये वेक्टर R12 एक क्रम में है, और वेक्टर R1 विपरीत क्रम में है। तो विपरीत क्रम वाला जो वेक्टर होता है वो दोनों के परिणामी को यानी दोनों के योग को बताता है, तो ये चीज़ आ गई। और यहाँ से यदि 1 2 का मान निकालोगे तो वो क्या आएगा? R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। अब देखो बच्चों, जो आपका इक्वेशन 1 है और जो आपका इक्वेशन 2 है ना, वो हर स्थिति पर एप्लीकेबल है, हर स्थिति पर एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मान के चलो, कि दो चार्ज ऐसे रखे हुए हैं, यहाँ तो रखा हुआ है Q1 और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? Q2। ठीक है, ये आपका है पॉइंट A और ये आपका है बच्चों पॉइंट B, है ना। तो आपसे पूछे कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या होगा? तो आपका आंसर है ये होगा, है ना। वेक्टर R12 क्या है? वेक्टर R12 क्या है? ये बच्चों Q1 का पोजीशन वेक्टर है, किसके सापेक्ष? Q2 के सापेक्ष, और यह ये वाला होगा। यदि बच्चों Q1 यहाँ रखा हुआ है और Q2 यहाँ रखा हुआ है, तो वेक्टर R12 ये होता है पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर है? Q1 का। किसके सापेक्ष है? Q2 के सापेक्ष। Q2 के सापेक्ष है तो एरो कहाँ से निकलेगा? Q2 से निकलेगा। किसका है? Q1 का, तो एरो खत्म कहाँ होगा? Q1 पर। बच्चों वेक्टर R1 क्या है? Q1 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष। मूल बिंदु के सापेक्ष है तो एरो कहाँ से निकलेगा? मूल बिंदु से, और खत्म कहाँ होगा? Q1 पर। ये वाला जो एरो है मूल बिंदु से स्टार्ट हुआ है और खत्म कहाँ पर हुआ है? Q2 पर। तो इसका मतलब ये मूल बिंदु के सापेक्ष किसका? Q2 का क्या है? स्थिति सदिश। तो बच्चों हमें चाहिए Q1 का पोजीशन वेक्टर किसके सापेक्ष? Q2 के सापेक्ष। तो Q2 से एरो निकलेगा और Q1 पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? तो आंसर है बच्चों ये है वेक्टर R12। ठीक है, और आप कह रहे हो यह वाला जो बल है इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा क्या होगी? तो आप कह रहे हो R12 कैप, और R12 कैप इसकी दिशा में होता है। इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसकी दिशा में लगेगा, और इसकी दिशा में लगने का मतलब है देखो इस प्रकार से लगेगा, इस प्रकार से लगेगा, ये होगा, ये आप बता सकते हो। इसी प्रकार बच्चों मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया, ये बताओ, है ना। तब देखो बच्चों एक बार ये एरो हटा देता हूं। तब देखो बच्चों ये वाला वेक्टर क्या है? स्टार्ट कहाँ से हुआ है? Q1 से। खत्म कहाँ पर हुआ है? Q2 पर। तो ये किसका पोजीशन वेक्टर है? Q2 का। किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष, है ना। तो फार्मूला तो ये है, देखो इस वाले फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, है ना। इसका मतलब वेक्टर R21 की दिशा में, और वेक्टर R21 की दिशा में होगा। इसका मतलब Q2 पे जो फोर्स वाला वेक्टर बनाओगे, फोर्स वाला एरो बनाओगे, वो इसकी दिशा में बना दोगे, ये बनेगा और ये हो जाएगा।
और आप जानते हो बच्चों सहजातीय आवेश से प्रतिकर्षण होगा, तो Q2 पर प्रतिकर्षण है ना R21 की दिशा में होगा, और Q1 पे जो प्रतिकर्षण है वो R12 की दिशा में होगा। तो ये बोलो क्या हो गया, सदिश निरूपण। क्या हो गया, सदिश निरूपण। अब आपको एक बात और बताता हूं बच्चों, हम लोग फोर्स को स्थिति सदिश के पदों में क्यों लिखते हैं, स्थिति सदिश के पदों में क्यों लिखते हैं। तो बच्चों इसका कारण यह होता है कि किसी भी चार्ज पर किसी अन्य चार्ज के द्वारा जो बल लगाया जाता है ना, वो उस चार्ज की स्थिति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है। कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, देखो अच्छे से देखना इस बात को। यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है Q1 है ना, R दूरी पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q2। ठीक है बच्चों, R दूरी पे आप इस Q2 चार्ज को यहाँ पर भी रख सकते हो है ना, R दूरी पर आप इस चार्ज Q2 को यहाँ पर भी रख सकते हो है ना। तो देखो बच्चों इन तीनों ही स्थितियों में जो आपका चार्ज Q1 है ना, उस पर Q2 के द्वारा जो कूलाम बल लगाया जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। कितना होगा, Q1 Q2 और बट्टे में क्या होगा R² है ना। Q1 पर इस Q2 के द्वारा, या Q1 पर इस Q2 के द्वारा, या Q1 पर इस Q2 के द्वारा मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन मतलब डायरेक्शन अलग अलग होगा। यह Q2 इस पर बल लगाएगा, देखो इस वाली दिशा में है ना, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है केंद्रीय बल है। यह Q2 इस पे बल लगाएगा देखो इस दिशा में, और यह Q2 इस पे बल लगाएगा देखो इस दिशा में है ना। इसका मतलब Q1 पर है ना Q2 कितना बल लगाता है ना, यह निर्भर करता है Q1 की स्थिति पर। किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। Q2 यहां रखा हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, ये वेक्टर R12 होगा, यानी Q1 का पोजीशन वेक्टर Q2 के सापेक्ष। तो आप क्या लिखते हो वेक्टर फॉर्म में, आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो कि बल लगेगा इस वाली दिशा में है ना। तो R12 कैप का डायरेक्शन देखो ये हो जाएगा Q2 से Q1 की ओर है ना। यदि Q2 यहां है तब बच्चों देखो ये होगा R12। तो फोर्स देखो इस दिशा में लग रहा है, ये फार्मूला अब भी काम कर रहा है। यदि बच्चों Q2 यहां है तब देखो पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा, ये वाला जो एरो है वो होगा बच्चों R12, लेकिन ये वाला फार्मूला अब भी वैलिड है क्योंकि फोर्स लगता है R12 कैप की दिशा में, और R12 कैप की दिशा अब देखो ये वाली हो गई, तो फोर्स लगेगा इस वाले डायरेक्शन में। इसका मतलब Q1 पर जो फोर्स लगता है ना, वो Q1 की स्थिति पर निर्भर करता है। किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। इसलिए हमें Q1 का पोजीशन वेक्टर लिखना होता है Q2 के सापेक्ष, या Q2 का पोजीशन वेक्टर लिखना होता है Q1 के सापेक्ष। थोड़ा जटिल जरूर है क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा को हमने इसमें काम में लिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट को हमने इसमें काम में लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक सवाल और बनता है यहाँ। क्या बनता है देखो बच्चों, एक सवाल और बनता है यहाँ, एक सवाल और बनता है। क्या सवाल बनता है, कई बार परीक्षा में भी पूछा गया सवाल है कि आपको ये प्रूव करना है कि आपका जो कूलाम का नियम है ना, वो गति के तीसरे नियम की अनुपालना करता है। इसका मतलब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है। तो बच्चों क्या है देखो, आपको ये प्रूव करना है कि कूलाम का नियम है ना गति के तीसरे नियम की पालना करता है, गति के तीसरे नियम की पालना करता है। यह चीज आपको प्रूव करनी है। कूलाम का नियम गति के तीसरे नियम की पालना करता है, यह चीज आपको प्रूव करनी है। इजीली कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। पहले तो चलो एक बात बताओ, मैं एक चीज लिख रहा हूं, आप बताना ऐसा लिखा जा सकता है क्या।
मैं लिख रहा हूँ कि वेक्टर R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर R21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। देखो बच्चों R21 क्या है, R21 तो देखो बच्चों Q1 और Q2 के बीच वाला जो ये एरो है ना, इसकी लेंथ है ना। और वेक्टर R12 क्या है या उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो Q2 और Q1 के बीच जो ये वाला एरो है ना, इसका लेंथ है। तो बच्चों देखो इस एरो का लेंथ और इस एरो का लेंथ तो बराबर आना है, इसका मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आने हैं। फिर बता रहा हूँ कि वेक्टर R12 है ना और वेक्टर R21 बच्चों बराबर नहीं है। 21 का डायरेक्शन होता है ये वाला, 12 का डायरेक्शन होता है ये वाला, बराबर नहीं है। लेकिन दोनों के जो लेंथ है ना, दोनों के जो मैग्नीट्यूड है ना, वो बराबर है, तो मैंने यहाँ बराबर कर दिए। अगली चीज देखो बच्चों, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं ये लिखने जा रहा हूँ कि जो आपका R12 कैप है ना, वो बच्चों R21 जो कैप है ना, उसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर है। दोनों यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड में तो सेम आने हैं, इनके डायरेक्शन अपोजिट होने हैं। 1-2 का जो डायरेक्शन है वो होगा Q2 से Q1 की ओर, और जो 2-1 का डायरेक्शन है वो होगा Q1 से Q2 की ओर। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसका मतलब दोनों नेगेटिव वेक्टर ऋणात्मक सदिश है। तो R12 कैप को क्या लिखा जा सकता है, -R21 कैप। ओके, ये हम वेक्टर अलजेब्रा से जानते हैं। चलो ये चीज आपने लिख ली। अब आप इक्वेशन 2 से देखो, आप इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे इज इक्वल टू के Q1 Q2 है ना, और इसकी जगह आप ये चीज लिख सकते हो। तो आपने लिख दिया, देखो ये है ना, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, इसका स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर दो। जो 1-2 कैप है इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे, -R21 कैप, है ना। ये चीज आपने लिख दी। ओके, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 है ना, और इसका स्क्वायर और 2-1 कैप लिख सकते हो, है ना। अब जो गोले में जो चीज है ना, वो आपका वेक्टर F21 है ना। क्या है, वेक्टर F21 के Q1 Q2, उधर भी बच्चों ऊपर ये चीज है, बट्टे में देखो मोड ऑफ वेक्टर R21 का स्क्वायर, और वहां भी बट्टे में क्या है, मोड ऑफ वेक्टर R21 का स्क्वायर। इसका मतलब ये चीज क्या है, F21। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो F12 इज इक्वल टू माइनस क्या लिखोगे, F21 है ना, और इसको मैं बोल देता हूं 3 नंबर। ठीक है, और बच्चों यही क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का गणितीय रूप है ना। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, हर एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन, साइज में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट। इसका मतलब 2 नंबर चार्ज ने 1 नंबर पे बल लगाया, यानी एक्शन की, है ना, एक्शन किसने की, 2 नंबर चार्ज पर। तो 2 नंबर चार्ज पे देखो रिएक्शन हो गई, 2 नंबर चार्ज पे देखो रिएक्शन हो गई, किसने की, 1 नंबर ने। माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब दिशा में क्या है, विपरीत। और दोनों के मैग्नीट्यूड लूंगा तो बोलो क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसका मतलब कूलॉम का जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुरूप ही है। और आप देख रहे हो कि Q1 द्वारा Q2 पर जो बल लगाया जाता है उसकी दिशा ये होती है, और Q2 द्वारा Q1 पर जो बल लगाया जाता है उसकी दिशा बच्चों देखो ये वाली होगी। यानी ये वाला बल कहाँ लगता है, R12 कैप के डायरेक्शन में, और R12 कैप का डायरेक्शन ये वाला होगा। इसका मतलब Q1 पे जो ये एरो मैं लगा रहा हूँ ये आपका क्या है,
वेक्टर F12, वेक्टर F12, है ना। यानी कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की क्या करता है, पालना करता है। ठीक है बच्चों, क्या था ये, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। क्या था ये, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। चलो अब अगली चीज देखते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, तो आंसर है कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है भाई, कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, इस पर आधारित आंकिक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। देखो कूलाम के नियम में आपने अब तक ये सीखा है, आपने बच्चों दो चार्ज लिए थे, है ना, पहला Q1 और दूसरा Q2, है ना। तो आपने क्या सीखा था कि Q1 जो है वो Q2 पर कितना बल लगाता है, या Q2 जो है वो Q1 पर कितना बल लगाता है। अब यदि सिस्टम में, निकाय में दो चार्ज न हो और दो के बजाय कई सारे चार्ज हो, है ना, मान लो 3 है या मान लो 4 है या मान लो 7 है ना, कई सारे चार्ज है, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो जो कई सारे चार्ज है ना, वो उनमें से किसी एक चार्ज को यदि आप सिलेक्ट कर लो ना, तो उस पर कितने वाला नेट फोर्स लगा रहे हैं, है ना। मान लो बच्चों आपके पास कई सारे चार्ज हैं और मान लो टोटल चार्ज आपके पास है 10, है ना, पहला Q1 दूसरा Q2 और इसी प्रकार लास्ट वाला क्या है, Q10। उनमें से आपने कोई एक चार्ज सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए आपने Q3 को सिलेक्ट कर लिया, तो Q3 को छोड़कर बाकी कितने बच गए, तो आंसर है 9 बच गए। तो वो 9 मिलकर उस अकेले वाले Q3 पर टोटल वाला फोर्स कितना लगाएंगे, है ना। तो ये निकालने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे, तो आंसर है अध्यारोपण के सिद्धांत का। किसका लेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत का। तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं, देखिए, इस सिद्धांतानुसार आवेशों के समूह के द्वारा, किसके द्वारा, आवेश के द्वारा नहीं बच्चों, आवेशों के समूह के द्वारा, है ना, ग्रुप ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस, आवेशों के समूह के द्वारा, है ना, किसी एक आवेश पर लगाया जाने वाला नेट बल या नेट कूलाम बल, नेट बल या नेट कूलाम बल समूह के प्रत्येक आवेश के द्वारा, समूह के प्रत्येक आवेश के द्वारा उस आवेश पर अलग अलग लगाए जाने वाले कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है, बराबर होता है।
ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। एग्जाम में ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं पूछा जाता, लेकिन इस पर आधारित आंकिक प्रश्न आते हैं। क्या है ये है कि आपके पास एक ग्रुप ऑफ चार्ज है। क्या है बच्चों, आपके पास ग्रुप ऑफ चार्ज, यानी आवेशों का एक ग्रुप है, और ग्रुप का मतलब उसमें 3 या फिर 3 से अधिक चार्ज है, 3 या फिर 3 से अधिक चार्ज है ना। तो वो जो ग्रुप ऑफ चार्जेज आपके पास है ना, उसमें हम लोगों ने कोई एक चार्ज ले लिया है ना, और आपसे ये पूछ लिया कि ये वाला चार्ज बाकी के जो चार्ज बच गए ना, उस पर कितने वाला नेट फोर्स लगाएगा। तो इसका आंसर है ये जो नेट फोर्स लगाएगा ना, तो ग्रुप ऑफ चार्ज में जितने भी चार्ज थे है ना, सब अलग अलग उस पर जो फोर्स लगाएंगे ना, उनके सदिश योग के क्या होगा, बराबर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, देखो मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई चार्ज है Q1, ये लो Q1 ले लिया। क्या ले लिया मैंने, Q1 है ना। अब एक ग्रुप ऑफ चार्जेज और ले लेता हूँ मैं, देखो बच्चों यहाँ मैंने कोई चार्ज ले लिया Q2, ठीक है, यहाँ मैंने कोई चार्ज ले लिया बच्चों Q3, यहाँ मैंने कोई चार्ज ले लिया बच्चों Q4, ऐसे ही Q5, Q6, और यहाँ मैंने कोई चार्ज है वो क्या ले लिया, Qn, ठीक है। अब देखो आपसे ये पूछा गया है कि Q1 चार्ज पर है ना, ये जो चार्ज है ये कितने वाला नेट फोर्स लगाएंगे, तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखो बच्चों कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब आप लोग एक चीज देखो बच्चों, Q1 और Q2 के बीच का जो दूरी है, उसको मैं लिख रहा हूं R12। Q3 और Q1 के बीच का जो दूरी है उसको बच्चों मैं लिख रहा हूं R13। 1 और 4 के जो बीच का दूरी है, उसको मैं लिख रहा हूं R14। और 1 और 4 नंबर जो आपका n है, इनके बीच का जो दूरी है उसको बच्चों मैं लिख रहा हूं R1n से, है ना। डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2। 1-3 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3। 1-4 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 4। और 1n क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 1 और n। ओके, अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए Q1 पर नेट फोर्स। आपको क्या चाहिए, Q1 पर नेट फोर्स। आपको क्या चाहिए, तो आंसर है Q1 पर आपको नेट फोर्स चाहिए। किस पर नेट फोर्स चाहिए बच्चों, Q1 पर, है ना। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि आवेशों के समूह के द्वारा किसी दिए गए चार्ज पर नेट फोर्स किसके बराबर होता है। तो आंसर है ग्रुप में जितने भी चार्ज है ना, वो अलग अलग उस चार्ज पे दो फोर्स लगाते हैं, वो निकाल लो, है ना, और उनका सदिश योग कर लो। तो बच्चों देखो Q1 पर, है ना, Q2 कितना बल लगाएगा, तो आंसर है बच्चों ये जो बल लगाएगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितना लगाएगा, बोलो। ये लगाएगा K, क्या लिखोगे, Q1, क्या लिखोगे, Q2, और दूरी का वर्ग, और दूरी क्या है बच्चों 1, 2, और इसका क्या करोगे, वर्ग, है ना। और यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, है ना। ये क्या है, ये बच्चों बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रेस्पेक्ट टू Q2। ठीक इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, R13, ये क्या बन जाएगा, R14, और इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, R1n, है ना। एक का 2 के सापेक्ष चाहिए तो 2 से निकाल दो, 3 के सापेक्ष चाहिए तो 3 से निकाल दो, 4 के सापेक्ष चाहिए तो 4 से निकाल दो, 5 के सापेक्ष चाहिए तो 5 से निकाल दो, ये वाला आएगा। अब यदि मैं ये पूछूं कि बताओ ये क्या होगा, तो आप बोलोगे कि पहला चार्ज तो है Q1,
दूसरा चार्ज कौन है, Q3। Q3 के द्वारा लगाया जाने वाला बल चाहिए, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1,3, और इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख दोगे, R13 कैप, है ना। इसी प्रकार आप 1,4 निकाल सकते हो, और इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि 1n क्या होगा, तो आप लिखोगे K Q1 QN, और क्या लिखोगे, R1n, और इसका क्या करोगे, स्क्वायर, और R1n कैप। ठीक, ये क्या है, ये क्या है, 1 पर, है ना, 2 के द्वारा लगाया गया बल। ये क्या है, 1 पर 3 के द्वारा लगाया गया बल। ये क्या है, ये क्या है, 1 पर Qn के द्वारा लगाया गया बल। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि 1 पर जो नेट फोर्स लगेगा, 1 पर जो नेट फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, पहले के द्वारा लगाया गया बल, जिसको मैंने लिखा है ये, प्लस दूसरे के द्वारा लगाया गया बल, जिसको मैंने लिखा है देखो ये, प्लस तीसरे के द्वारा लगाया गया बल, जिसको मैंने लिखा है ये। इसी प्रकार चौथे के द्वारा, पांचवें के द्वारा, और nवें के द्वारा लगाया गया बल, जिसको मैं ये लिख रहा हूँ। ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये वाले सारे मान रख देंगे, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये ज़्यादा स्पष्ट कब होगा, जब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर कह रहा हूँ, क्या पूछा, बता रहा हूँ आपको, कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बता रहा हूँ, कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, आवेशों के समूह के द्वारा, आवेशों के समूह के द्वारा, है ना, किसी दिए गए आवेश पर, है ना, जो नेट फोर्स लगाया जाता है उसका मान किसके बराबर होता है, समूह के प्रत्येक आवेश के द्वारा दिए गए आवेश पर जो अलग अलग बल लगाया जाता है उनके सदिश योग के बराबर होता है। चलो इसको समझने के लिए एक सवाल करते हैं बच्चों, एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है, देखो आपको दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज। क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज, है ना, जिसका साइड कितना है, A, साइड कितना है, A। यहां रखा हुआ है Q चार्ज, यहां पर भी रखा गया है Q चार्ज, और C पर भी क्या रखा गया है बच्चों, Q चार्ज, है ना। तो तीनों कोनों पर एक समान परिमाण का आवेश रखा गया। आपसे यह पूछा गया है कि त्रिभुज के शीर्ष C पर रखे चार्ज Q पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, ये पूछा गया आपसे, है ना। C पर जो आपका चार्ज Q रखा गया है, इस पर नेट फोर्स क्या होगा, ये पूछा गया। तो बच्चों देखो, अध्यारोपण के सिद्धांत से ये चीज़ सोल्व हो जाएगी, है ना। C पर जो Q चार्ज रखा हुआ है ना, इसके अलावा इस सिस्टम में 2 चार्ज और हैं। एक तो रखा हुआ है A पर, और एक कहाँ रखा हुआ है, B पर। तो यहाँ ग्रुप ऑफ चार्ज में C को छोड़कर कितने चार्ज हैं, 2। तो निश्चित सी बात है C पर 2 बल लगेंगे, है ना। एक तो कौन लगाएगा, A, और एक कौन लगाएगा, B। तो C पर जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, इस पे जितने भी बल लग रहे हैं उन सबके सदिश योग के बराबर, उन सबके सदिश योग के बराबर। तो दोनों बलों को निकाल लो और उनका आप वेक्टर सम कर दो, नेट फोर्स आ जाएगा। तो देखिए मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, C पर A के द्वारा, है ना, लगाया गया कूलाम बल, लगाया गया कूलाम बल, इसको मैं F1 बोल देता हूं, है ना। C पर A के द्वारा लगाया गया कूलाम बल, इसको मैं क्या बोल देता हूं, F1। तो ये कूलाम के नियम से आएगा K गुणा दोनों आवेशों का गुणनफल, और ये होगा Q स्क्वायर। पहला Q है और दूसरा भी Q है, Q गुणा Q क्या बनेगा, Q स्क्वायर। बीच की दूरी का वर्ग, A भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, A, तो इसका क्या करोगे, वर्ग, और इसको मैं बोल देता हूं 1 नंबर। और ये वाला जो बल है, ये वाला जो बल है वो लगेगा A से C की ओर, सजातीय आवेश है, प्रतिकर्षण होगा।
तो ये वाला बल कहाँ लगेगा, ए से सी की ओर, है ना। तो सी पर ए ने जो बल लगाया उसको मैंने इस वाले एरो से दिखा दिया, ठीक है। अब देखो मैं लिखूंगा सी पर बी के द्वारा लगाया गया बल, बी के द्वारा लगाया गया बल या कूलाम बल, लगाया गया कूलाम बल, इसको मैं F2 बोल देता हूं, ठीक है। सी पर बी के द्वारा लगाया गया बल, तो कूलाम के नियम से क्या आएगा, के, दोनों आवेशों का गुणनफल, तो Q गुणा Q क्या बनेगा, Q स्क्वायर, और दोनों के बीच की दूरी, समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला साइड भी A होगा, यानी C और B के बीच का दूरी भी A होगा, तो A का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर, और इसको मैं बोल देता हूं बच्चों समीकरण नंबर 2। और यह वाला बल, यह वाला बल, यह वाला जो बल है वो लगेगा B से C की ओर, क्योंकि दोनों सजातीय आवेश हैं और इनके मध्य बोलो क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो देखिए बच्चों C पर आपने 2 तीर बना दिए, इसका मतलब C पर कितने बल लगेंगे, 2 बल, है ना। दोनों बलों को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं F1 यहाँ लिख लेता हूँ। F1 क्या है, तो आंसर है के Q स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर, है ना। F2 क्या है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ के Q स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर। F1 लग रहा है A से C की ओर और F2 लग रहा है B से C की ओर। अब आपको इस पे चाहिए नेट बल, नेट फोर्स। क्या चाहिए बच्चों, नेट फोर्स, ठीक है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, तो आंसर है जितने भी बल C पर काम करेंगे ना उन सब के सदिश योग के बराबर। तो इस पे 2 बल कार्य कर रहे हैं तो दोनों के सदिश योग के बराबर। तो बच्चों वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये कोई आपका वेक्टर A है और ये बच्चों आपका कोई वेक्टर B है, ठीक है। यदि आपको इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए तो उसका फार्मूला होता है R बराबर अंडर द रूट पहले सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस दूसरे सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा, और क्या लिखते हो, दोनों के बीच के कोण की कोज्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा होता है दोनों वेक्टर के बीच का कोण। तो यहां देखो पहला जो वेक्टर है वो आपका है F1, दूसरा जो वेक्टर है वो आपका है F2, दोनों के बीच का कोण समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है तो कोण A आपका 60 डिग्री होगा, कोण B भी आपका 60 डिग्री होगा, कोण C भी आपका 60 डिग्री होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख है, ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री। इसका मतलब C पर F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री का, है ना। तो वेक्टर अलजेब्रा से C पर जो क्या आएगा बच्चों, नेट फोर्स आएगा। C पर जो नेट फोर्स है वो क्या आएगा, अंडर द रूट, बोलो क्या आएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो आप मान रखोगे अंडर द रूट F1 स्क्वायर, F1 तो आपका ये है, तो आप क्या लिखोगे, के Q स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर और इसका वर्ग, है ना, प्लस F2 स्क्वायर यानी के Q स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर और इसका क्या करोगे, वर्ग, प्लस 2F1 F2, F1 ये है और F2 ये है, दोनों का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, के Q स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर और इसका भी क्या आ जाएगा, वर्ग, और कोस 60 इसका मान क्या होता है, 1/2, 2 से 2 देखो बच्चों कट जाएगा। यहाँ देखिए क्या आएगा, ये वाला टर्म ये वाला टर्म ये वाला टर्म एक जैसे हैं तो 3 गुना आ जाएगा, और 3 गुना आ जाएगा तो इसको लिख देंगे √3, और ये वर्ग है और फिर इसका वर्गमूल है तो ये बोलो कितना आ जाएगा, के Q स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर। इसका मतलब C पर जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा, तो आंसर ये लगेगा √3 के गुणा Q स्क्वायर बटा A स्क्वायर। तो दोबारा सुन लो, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या काम आता है, तो आंसर है बच्चों ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण, यानी आवेशों के समूह के कारण, है ना, किसी चार्ज पर नेट फोर्स निकालने के लिए, है ना। जैसे यहाँ आपसे पूछा गया था कि C पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, किसके कारण पूछा था, ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण।
यहाँ ग्रुप ऑफ चार्ज में कितने चार्ज थे? 2। एक तो कहाँ रखा हुआ था? ए पर, और एक कहाँ रखा हुआ था? बी पर, है ना। तो बच्चों आपने क्या काम किया? ए जो है वो सी पर जो बल लगाएगा आपने वो निकाला, फिर बी जो है वो सी पर जो बल लगाएगा आपने वो निकाला। तो सी पर कितने बल लगे? 2। आपको क्या चाहिए? इस ग्रुप ऑफ चार्ज के कारण सी पर नेट फोर्स। तो दोनों का बोलो क्या कर लेना है आपको? वेक्टर सम। क्या कर लेना है? वेक्टर सम। और वेक्टर सम से आपको नेट फोर्स कितना मिला? √3 kq² बटा a²। ये क्या था? कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। कल की जो अपनी क्लास होगी उसमें हम इस पर आधारित कुछ और आंकिक प्रश्न करेंगे। बोर्ड एग्जाम में कूलाम बल के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित आंकिक प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पूरा करते हैं। ओके, थैंक यू।